क्या आपको घर खरीदना चाहिए? क्या आप घर को रेंट पे लेना चाहिए? क्या आप घर के असली ओनर हो या फिर आप सही में घर खरीद रहे हो? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप ये मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। मेरा नाम है दीपक अग्रवाल, मैं आपका CFO में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को खूब शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आपको मैंने ये बताया कि आपको घर खरीदना चाहिए। आपको ये चीज़ पता है आदमी क्यों घर खरीदता है? एक मिडिल क्लास आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास वाला आदमी क्यों घर खरीदना चाहता है? सैलरीड एम्प्लॉय क्यों घर खरीदना चाहता है? उसका एक सपना होता है घर खरीदने का। आपको पता है ये आपका भी सपना है घर खरीदने का। एक सपने का घर हो, एक सपने का महल हो, है ना? तो आपको इसके पीछे की हकीकत पता है कि आप सही में घर खरीद रहे हैं कि क्या हो रहा है? आपको मैं आज ये सब हकीकतें दिखाता हूँ। आप दोस्तों, घर खरीदने के समय आप कोई भी अमाउंट का घर खरीदते हैं, उस समय आप घर की वैल्यू कितना दे रहे हैं और दूसरा अमाउंट कितना दे रहे हैं, आपको पता है? मैं आपको आज वो भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप एक घर खरीदते हैं जो आपको वैल्यू लगभग 50-60 लाख रुपए का होता है। आपको पता है उसके साथ में इंसिडेंटल कॉस्ट क्या क्या देते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इंसिडेंटल कॉस्ट देते हैं। आप सबसे पहले वो घर खरीदने के लिए आप पार्किंग फीस देते हैं दोस्तों। हाँ, बिल्कुल देते हैं। एक पार्किंग फीस आती है। फिर दोस्तों ब्रोकरेज लगता है, पता है आपको दोस्तों? ब्रोकरेज जो 1 से 2 लाख रुपए की ब्रोकरेज हो जाती है। फिर ऊपर उसके बाद दोस्तों आप वही घर के लिए ट्रांसफ़र फी देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, के ऊपर आप टैक्स देते हैं, GST देते हैं, मेंटेनेंस डिपॉजिट देते हैं। सोचो दोस्तों, आप ये घर के लिए कितना सारा दे चुके हो अभी तक। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और बताता हूँ। इस घर के लिए आप और चीज़ें देते हैं। क्या देते हैं पता है आपको? कि रहने से पहले आप एक और खर्चा करते हैं जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, पता है दोस्तों? इंटीरियर कॉस्ट। आपने 50 लाख का घर खरीदा, लगभग 10 से 12-15 लाख रुपए आपने ये सब इंसिडेंटल कॉस्ट खर्च दी और उसके ऊपर आपने 15 से 20 लाख रुपए का इंटीरियर करा दिया। मतलब आपको ये एक घर 80-90 लाख रुपए का पड़ गया दोस्तों। आप सोचिए, 80-90 लाख रुपए का घर जो आप ये रेंट पे अगर घर लेते हैं तो आपको क्या रेंट पे घर मिलता है? आपको आइडिया है दोस्तों? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये में, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर, और वो भी ज़्यादा नहीं दोस्तों। आजकल लैंडलॉर्ड्स अपने टेनेंट के हिसाब से इंटीरियर बना के देते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको पता है आपने जो वैल्यू 50 लाख रुपया भी जो मैंने बोली उसके अंदर क्या हुआ है? आपको पता है आप 50 लाख रुपए में आपको सिर्फ 1000 स्क्वायर फुट के फ्लैट के अंदर आपको सिर्फ 50 स्क्वायर फुट लैंड का एरिया आपके पोजीशन में या आपके ओनरशिप में दिया जाता है। ये पता है आपको? आप अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा होता है इस टोटल सोसाइटी में जो आपका ओनरशिप है सिर्फ 50 स्क्वायर फुट का है। आप मार्केट में पता करना दोस्तों, 50 स्क्वायर फुट का कीमत कितना है? हार्डली 10-12 लाख रुपया, जिसका आपने 50 लाख रुपया दिया। पता है क्यों दिया दोस्तों? क्योंकि बिल्डर किस चीज़ का पैसा ले रहा है? एमिनिटीज़ का, जिसकी वैल्यू ज़ीरो है दोस्तों। आपके जो बिल्डर ने आपको एमिनिटीज़ दी है सोसाइटी में, उसका फ्यूचर वैल्यू ज़ीरो है। आपको पता है क्यों ज़ीरो है? क्योंकि इसकी वैल्यू का एप्रिसिएशन नहीं है। आपको ये चार्ट दिखाता हूँ मैं। ये चार्ट के अंदर आपकी वैल्यूएशन पता चलेगी कि ये घर की वैल्यूएशन आपको 20 साल बाद में क्या हो सकती है। आपको मैं पुराना चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, इंडिया का पुराना पिछले 5-7 साल का चार्ट है, जिसके अंदर मैंने दिखाया है। देखो दोस्तों कि इंडिया का जो रेट है, हाउसिंग रेट एप्रिसिएशन वैल्यू कितने परसेंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। आप ये देखिए ग्राफ, कुछ क्वार्टर्स में तो माइनस में भी गया है दोस्तों। आपने 50 लाख का घर लिया, नेक्स्ट क्वार्टर में शायद आपको 45 लाख का भी मिल रहा था। तो ये पोजीशन भी हुई है दोस्तों। तो ये सब से मैंने एक एवरेज निकाला। एवरेज इंडियन मार्केट में एप्रिसिएशन जो होता है वो ऑलमोस्ट 7% होता है। ये सारी बातें मैं आपको एक्सेल सीट में समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये एक्सेल सीट आप देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? 20 साल की कैलकुलेशन करते हैं अपन। 50 लाख का घर है जिसके ऊपर इंसिडेंशियल कॉस्ट 4 लाख रुपए आएगी।
14 लाख रुपए का आपको डाउन पेमेंट होगा और 40 लाख रुपए आपको लोन होगा। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका EMI जो है दोस्तों वो 33,498 रुपये मतलब 33,500 रुपये के आसपास आएगी। इसके अंदर अगर मैं टैक्स रेट का 20% ब्रैकेट गिना है मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो अपने को इफेक्टिव रेट जो है वो 6.4% मिलती है। तो आपका जो इफेक्टिव EMI है दोस्तों वो आपको 30,000 का पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों, ये 30,000 रुपये आप जो EMI दोगे, इसके अंदर टोटल जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 20 साल के लिए 31 लाख रुपए जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल जो कॉस्ट है आपके घर का वो आपको 85 लाख रुपीस पड़ेगा। अभी इस तरफ देखिए दोस्तों, जब मैं ये घर सेम घर मेरे को रेंट पे मिलता है, 12,500 रुपये एक रेंट का कॉस्ट है मेरा, 20% मेरे को HRA बेनिफिट मिलता है, तो मेरा इफेक्टिव मंथली रेंट जो है मेरे को 10,000 रुपये पड़ता है। उसके हिसाब से मेरे को एनुअली 1,20,000 पड़ा और मैंने 8% इसके ऊपर इंक्रीज गिनना है जो ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ेगा। तो आप 20 साल के दौरान आप लगभग 56 लाख रुपए पेमेंट करेंगे रेंट के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि आप घर खरीदें या रेंट पे लें तो क्या बेनिफिट्स होंगे या आपको कहाँ सोचने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, आप जो डाउन पेमेंट ये देंगे, तो देखिए दोस्तों, जो ये आप डाउन पेमेंट देंगे 14 लाख रुपए, वो मैंने डाउन पेमेंट ले लिया है। ये जो डाउन पेमेंट आप देंगे वो डाउन पेमेंट मैंने ले लिया है। और दूसरा देखिए दोस्तों, जो आप ये मंथली सेविंग करेंगे EMI और रेंट के अंदर, वो आपके लगभग 21,000 रुपये होगी। तो मैंने इसको मंथली सेविंग के हिसाब से डाल दिया है। इन दोनों पे अगर मैं 12% के हिसाब से इंक्रीज गिनता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों, डाउन पेमेंट जो है वो लगभग 1,35,00,000 होगा उसका वैल्यू। तो दोस्तों देखिए, आप डाउन पेमेंट का जो फ्यूचर वैल्यू है वो 1,35,00,000 होगा और ये जो मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू 1 करोड़ रुपया होगा। तो इन दोनों का वैल्यू जो देखिए दोस्तों, 1,82,00,000 रुपया आपको मिलेगा फ्यूचर में। अगर दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों, तो जो आपने ये घर 50 लाख रुपए में खरीदा था, उसका वैल्यू जो फ्यूचर में 8% के हिसाब से ही मैंने कैलकुलेट किया है, 8% से अगर इंक्रीज होता है तो उसका फ्यूचर जो वैल्यू होगा वो होगा 2,30,00,000 रुपए, 2,33,00,000 रुपए। अब ये 2,33,00,000 के सामने आपने 85 लाख तो खर्च दिए हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 1,48,00,000 रुपया। तो अभी देखिए दोस्तों, इस टोटल कैलकुलेशन में आपको नेट बेनिफिट जो है वो रेंट पे होता है। अगर आप यही प्रॉपर्टी रेंट पे खरीदते हैं तो आपको 34 लाख रुपए का बेनिफिट होता है अगर अपन रेंट पे रहते हैं तो। लेकिन अब मेरा जो रेंट है वो मैं 12,500 की जगह 15,000 करता हूँ, 12,500 की जगह 15,000 करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, मेरे को अगर मेरा रेंट आज की तारीख में 50 लाख की प्रॉपर्टी पे मेरा रेंट अगर 15,000 रुपया है तो मेरे को घर खरीदने में फ़ायदा है। 14,280 रुपये से अगर मेरा रेंट कम है तो मेरे को रेंट पे लेना चाहिए। 14,280 से मेरा रेंट ज़्यादा है तो मेरे को बाय करना चाहिए। ये एक पॉइंट हुआ दोस्तों जिसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप लोकेलिटी, आपकी जॉब और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे जिसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको ये सब समझा दिया कि आपको घर खरीदना और रेंट पे लेने में दोनों में क्या आपकी वैल्यू में डिफरेंशिएट हो सकता है। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको घर खरीदना है या आपको रेंट पे लेना है, सेम घर रेंट पे लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है। दूसरी चीज दोस्तों, इस टॉपिक पे अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी हो और डीप में नॉलेज चाहिए या मेरे से कंसल्ट करना हो तो आप मेरे को नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है। और दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे बिगर आपको मंथली रेंट चाहिए
और रेट एप्रिसिएशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको होम लोन लेना चाहिए, अगर ले लिया है तो क्या करें जिससे आपको होम लोन का इंटरेस्ट कम बेयर करना पड़े। ये सब चीज़ें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।